डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जनन। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव का क्या कहलाता है? जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। यानी जब कोई जीव जन्म लिया, यानी उसका बर्थ हुआ, और बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा, समय लगेगा, समय का अंतराल होगा। वही उस जीव का क्या कहलाएगा? आपका जीवन अवधि कहलाएगा या जीवन काल कहलाएगा। यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, एक्सीडेंट से मरने के लिए नहीं। ये एक शर्त है। कैसा? प्राकृतिक मृत्यु तक। एक्सीडेंट से हो जाए, किसी डिजीज से हो जाए, किसी रोग से हो जाए, तो वैसी मृत्यु को हम जीवन काल नहीं कहेंगे। यानी जीव के जन्म से लेकर उसकी कौन सा प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम क्या कहते हैं? उस जीव का जीवन काल कहते हैं। अब जीव अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हर एक जीव का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में हम लोग देख लें और समझ लें। जैसे देखिए, हमने क्या किया है यहाँ कि एक ड्रॉ कर लिया है। एक ये बरगद का पेड़ है, तो इसका खुद का अपना एक क्या होगा? जीवन काल होगा। बरगद के पेड़ है तो इसके हरे हरे क्या होंगे? इसके लिप्स होंगे, पत्तियाँ होंगी। तो ये सब इसकी पत्तियाँ हैं। और ये बरगद का जो जीवन काल होता है वो होता है कितने का? 200 साल का। बरगद का जीवन काल कितने का होता है? 200 साल का होता है। अब इस बरगद के पेड़ पे रहता है बंदर, तो बंदर का जीवन काल कितना हमने लिया है? 26 ईयर, यानी 26 साल। अब बंदर के साथ साथ तो केवल बंदर ही नहीं रहेगा, और भी कोई पक्षी रहेंगे इस पेड़ पे। तो तोता रहता है इस पे, तो तोता का जीवन काल है इस पे कितना? 140 साल। जबकि हम लोग जब तोता को पालते हैं घरों में, तो कुछ ही दिनों में हम कहने लगते हैं कि बूढ़ा हो गया, फिर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्या वजह है? इसके पीछे वजह होता है कि किसी भी जीव को जीने के लिए उसको आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। वो अपने मन से अपने जीवन को जी सके। जैसे कि उसके उड़ने से उसके पंख वर्क करते रहेंगे, और जब आप पिंजड़े में उसे बंद कर देते हैं तो उसका पंख काम करना बंद कर देता है, उसके लेग वर्क करना बंद कर देता है। उसको यदि आप छोड़ भी देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो जैसा जीवन उसे जीना चाहिए था, उस तरीके के जीवन को वो नहीं जी पाता, इसीलिए उसकी डेथ कम समय में हो जाता है। लेकिन यदि तोते को उसका नेचुरल हैबिटेशन दिया जाए, नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, वास स्थान उसका प्राकृतिक दिया जाए, तो वो तोता अपने जीवन काल को पूरा करेगा और पूरे 140 साल तक वो जीवित रहेगा। कौवा मात्र जीता है कितना? 15 साल। और लोगों का मानना है कि कौवा बहुत दिन जीता है। गलत है। और सबसे जो ऊंचा उड़ने वाला जो जीव है, पक्षी है, वो है चील। यानी कितना? 90 साल। हमने शुरुआत किया कहाँ से? बरगद के पेड़ से। बरगद 200 साल, बरगद पे रहने वाला बंदर 26 साल, उसके ऊपर तोता, कौवा और चील। तोता 140 साल, कौवा 15 साल, चील 90 साल। ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि इस बरगद के पेड़ के किनारे किनारे बहती है नदी भी बहती है, और उसी के बरगद के नीचे जड़ के पास रहता है कौन? कछुआ। तो कछुआ का जीवन काल होता है कितने का? 200 साल का। और इसके आसपास है ये बनाना ट्री, केले का। तो केले का जो पेड़ का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 25 साल। और इस केले के पत्ती को खाएगा कौन? हाथी, घोड़ा, ये सब जिसको खाना होगा खाएगा। तो हाथी का जो जीवन काल होता है कितना? 65 साल। और घोड़े का इसी का होता है कितना? 60 साल होता है। ठीक है। अब जब किसी चीज़ की हम खेती करते हैं, जैसे गेहूं का, तो ये होता है कितना? 4 से 5 माह में हो जाता है। अब तो अलग अलग वैरायटी आ रहा है।
तो ये भी डिपेंड करता है कि कम टाइम वाला भी गेहूं अब आने आने लगा है, लेकिन एवरेज जो हम देख लें औसत तो ये होता है इसका कितना, 4 से 5 माह। कुत्ता और बिल्ली को दोनों को आप एक ही साथ यूज करते हैं शब्दों में, तो कुत्ता जीता है 20 से 30 साल और बिल्ली जीती है 35 से 40 साल। और पीपल का जो पेड़ है उसका जो जीवन काल होता है 2000 से लेकर के 3000 साल के बीच का होता है। इतना लंबा इसका जीवन काल होता है, जैसा कि आप बोधगया में देख सकते हैं। और एक प्लांट है सिकोया ट्री, इसका जीवन काल होता है 3000 से 4000 साल। यानी आप देख लीजिए पीपल का जो सबसे मिनिमम मैक्सिमम जो डिजिट है 3000 ईयर्स, ये सिकोया प्लांट का वो सबसे छोटा है। यानी कम से कम सिकोया जिएगा कितना, 3000 ईयर्स, और पीपल का पेड़ का जीवन काल होगा कितना, 3000 मैक्सिमम, और जो सिकोया का होगा सबसे मिनिमम 4000 ईयर इसका मैक्सिमम होता है। तितली का होता है 1 से 2 सप्ताह, और मगरमच्छ का होता है कितना, 60 साल, जितना ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पान होता है। एक देखा गया है एक प्लांट है जिसका नाम है लैरिया ट्राइडेंटाटा। ये ओल्डेस्ट प्लांट फाउंड इन द साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया यूएसए में ये देखा गया है, जो कि अब तक का कितना उसका जीवन काल है, 11,300 साल। तो यानी इस प्लांट का नाम आप याद रखिएगा, लैरिया ट्राइडेंटाटा। लैरिया ट्राइडेंटाटा का लाइफ स्पान है 11,300 ईयर्स। तो सबों का अपना लाइफ स्पान है, जीवन अवधि काल है, कहाँ से कहाँ तक, बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक। जैसे हम किसी मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं और जिस दिन वो समापन होता है तो बीच का अवधि का उसका होता है ना पीरियड, उसी तरीके से हमारा बर्थ है, हमारा क्या होता है, डेथ सर्टेन है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है आपको क्या, जीवन काल। अब जनन, सबों का तो एक जितने भी जीव हैं सबों का बर्थ होता है, साथ साथ में उसका डेथ होता है। तो यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ ही केवल हो जाए तो पृथ्वी पर से जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसे बरकरार रखने के लिए एक स्पेशल जो प्रोसेस है नेचर में वो होना जरूरी है, और वो है कौन सा, जनन। जनन नहीं होगा तो जीव इस पृथ्वी पे मौजूद नहीं रहेंगे, एक बार आएंगे, उनका डेथ होगा और यहाँ से एक पार्टिकुलर जीव समाप्त हो जाएगा। उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए क्या कौन से एक प्रोसेस को अपनाया जाता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है जनन। अंग्रेजी में बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो जनन जीवों की क्षमता होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं। तो जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को क्या देता है, जन्म देता है। कोई भी जन्म देगा तो छोटे से ही जीव को देगा, बड़े जीव को थोड़े दे देता है। जन्म लेने के बाद कोई जीव अपने साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यानी सबसे पहले छोटा होगा, मैच्योर होगा, रिप्रोडक्टिव एज में आएगा, फिर उसका मैच्योरिटी आ जाने के बाद फिर सेनेसेंस होगा और फिर डेथ होगा। तो इस तरीके से जैसे हम कह सकते हैं कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसके बाद क्या होगा, डेथ होगा। तो जनन जीवों की क्षमता होती है जिससे वो अपने ही समान जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग अपने ही समान बच्चे का जन्म देगा, कोई कुत्ते बिल्ली का वो जन्म नहीं दे देगा, और कुत्ते बिल्ली से कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो जाएगा। तो जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को क्या देता है, जन्म देता है। अब देखिए जनन होता है कितने तरीके का, 2 तरीके का, अलैंगिक जनन और एक होता है कौन सा, लैंगिक जनन। जनन कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का, लैंगिक और अलैंगिक। तो देखिए अलैंगिक जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग नहीं दिया, लैंगिक यानी लिंग, लिंग का मतलब कि सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जिसमें भाग नहीं लेता है वो होता है अलैंगिक। अ का मतलब ही हो गया नहीं। अलैंगिक का मतलब होता है कि जिसमें सेक्स ऑर्गन
जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो वो होता है आपका लैंगिक जनन। जिसमें सेक्स ऑर्गन डू नॉट पार्टिसिपेट किया, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, अलैंगिक जनन। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है, अब एक ही जनक है ही, तो उसमें सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप बहुत सारे अमीबा में देखिए, एक अमीबा है कोई, तो ये क्या करेगा, जब ये मैच्योर होगा तो ये डिवाइड कर करके एक अमीबा से क्या कर लेगा, 2 अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है कौन सा, माइटोसिस। माइटोसिस एक विखंडन विधि है जिससे ये अपनी संख्या को क्या कर लेता है, दुगना कर लेता है। तो संख्या तो अपना बढ़ाया ना, एक अमीबा अपने जैसे कितने अमीबा का यहाँ निर्माण कर लिया, 2 अमीबा का निर्माण कर लिया। तो ये अमीबा अपने जैसे संतति को यहाँ पृथ्वी पे क्या रखेगा, बनाए रखेगा। लेकिन 1 से 2 होने में कितने अमीबा ने यहाँ भाग लिया, तो केवल 1। तो जब संतति की उत्पत्ति, जैसे ये दोनों तो इसकी संतति हो गई, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक ही माता पिता, एक ही हो, कोई भी हो, एक ही जनक, जनक मतलब होता है जो जन्म देने वाला हो, एकल, एकल माने एक ही, एकल जनक से होती है, तो वह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अमीबा इसका गुड एग्जाम्पल है। यह है क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जैसे इसके पेरेंट्स होंगे, जनक होंगे, उसी तरीके के इसके क्या होंगे, संतति होंगे, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं। तो कुछ भी यदि डिफरेंट नहीं हो तो हम उसे कहते हैं क्लोन। उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, एग्जैक्टली जब सिमिलर हो तो ये सब आपस में क्या है, क्लोन है। लेकिन एक को कहना होगा तो एक का यूनिट होता है रैमेट, एक को हम कहेंगे इसका रैमेट कहेंगे। अब आ जाइए लैंगिक जनन में, जैसा कि मनुष्यों में होता है, एक नर होता है, एक मादा होती है, दोनों मिलकर के अपने ही जैसे संतति का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जो लैंगिक जनन होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा अपने माता पिता का, कुछ गुण माता का होगा, कुछ गुण पिता का होगा। यानी या ये भी हो सकता है कि दोनों से कुछ हट करके भी उसमें गुण मिले। तो लैंगिक जनन में 2 विपरीत, जैसे नर अलग हो गया, मादा अलग हो गई, तो दोनों तो विपरीत लिंग वाले हो गए ना। तो जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्यों में एक नर और दूसरा कौन सा, मादा, दोनों मिलकर के संतति का क्या देते हैं, संतति की उत्पत्ति करते हैं। संतति का मतलब संतान का। तो ये जो संतति होगा एग्जैक्टली नर और मादा का जैसा नहीं दिखेगा, बेसिक फीचर्स मिलेगा। जैसे नर का भी 2 हाथ होता है तो संतति का भी 2 हाथ होगा, बेसिक फीचर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में डिफरेंसेज मिल जाएगा। जैसे कुछ गुण में, कुछ आकार में, कोई लंबा, कोई नाटा, कोई इस तरीके का मतलब डिफरेंस यहाँ संतति में मिलना जरूरी है। क्योंकि लैंगिक जनन में ही आपको जो संतति मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है अपने माता पिता से। और यदि माता पिता से डिफरेंट होगा और इस बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो यदि चेंज करता हो और खुद को यहाँ बनाए रखता हो, तो उसका क्या होगा, विकास भी होगा। तो लैंगिक जनन से विकास होता है, लैंगिक जनन से विकास नहीं होता है। विकास किसी का नाम नहीं है, विकास का मतलब इवोल्यूशन। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चलिए अभी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को भी हम कंटिन्यू रखते हैं। देखिए ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन आपसे हमेशा हो सकता है कि क्या किया जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसका। देखिए अब आ जाइए पॉइंट पे। अलैंगिक जनन इस प्रकार से प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसा उसका जनक अमीबा था वैसा ही उसका संतति अमीबा हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं
अनुवांशिक रूप से भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो अनुवांशिक रूप से बदलाव नहीं होगा तो एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। तो इस प्रकार से प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। क्लोन का दूसरा नाम क्या है आपका, एक पुंजक, यानी सब का सब एक ही तरीके का लगेगा। लेकिन लैंगिक जनन में अनुवांशिक रूप से सेम नहीं होता, क्योंकि नर और मादा दोनों के युग्मक यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो दोनों का अनुवांशिक गुण संतति में चला जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान नहीं होते। जैसे नर है तो नर युग्मक बनाया, मादा युग्मक बनाती है। अब लैंगिक जनन में क्या होता है, इन दोनों के युग्मक आपस में संगलन करते हैं। संगलन का मतलब होता है फ्यूज करते हैं, दोनों मिलकर के एक हो जाएगा और एक होकर के युग्मनज बनाता है, जिसको अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं, और फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो देखिए, जब दो चीज को हम मिक्स करेंगे तो तीसरा कोई चीज बनता है, तो ये दोनों से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ये डिफरेंट होता है तो ये नया जीव जो आएगा इससे इवोल्यूशन का भी चांस बनेगा। जैसे अलैंगिक जनन किस किस में देखा जाता है, अमीबा में, ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास प्लांट है जो कि जिसमें न रूट होता है, नहीं तो स्टेम होता है, न तो लिप्स होता है। और लैंगिक जनन का उदाहरण है कौन सा, मनुष्य और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, यानी हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कहने का मतलब हो गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो पुष्प देने वाले प्लांट हैं, उन लोगों को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और पुष्प में भी अलग अलग पार्ट होता है, जैसे नर पार्ट होता है, मादा पार्ट होता है पुष्प में, तो दोनों मिल करके तो पुष्प भी क्या करता है, अपने से मॉडिफाई करता है। तो वहाँ भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, बारी बारी से, फिर पढ़ेंगे लैंगिक जनन में के बारे में। तो आ जाइए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आपको कहाँ, अमीबा में किस तरह का दिखेगा, तो अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। मतलब एक ही बॉडी है, मैच्योर किया, डिवाइड कर करके 1 से 2 हो गया। तो जैसे ये देखिए जनक सेल है, पेरेंट सेल। सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर का जो केंद्रक है, एक केंद्रक से कितना केंद्रक यहाँ बन गया है, 2 केंद्रक बन गया। जब केंद्रक बन गया तो इसके जो बीच के जो जीव द्रव हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह से डिवाइड होकर के एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण किया। ये संतति अमीबा हो गया, अंग्रेजी में इसे हम डॉटर सेल बोलेंगे। तो जैसा अनुवांशिक गुण इसमें है, उसी तरीके का अनुवांशिक गुण इन सबों में भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी एकल जनक वाले में जो जीव एकल जनक जो होते हैं, और वो यदि कोई संतति की उत्पन्न करते हैं तो उसमें कोई बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में क्लोन हो गए, और एक यूनिट इसका होता तो उसको हम रैमेट बोलते। अमीबा की भांति पैरामीशियम में भी द्विखंडन विधि द्वारा ही जनन होता है, अपने संख्या को ही लोग बढ़ाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है, ये है ईस्ट। इसी के शरीर में से एक थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया है, यहाँ बढ़ गया है, और ये बढ़े हुए पार्ट आगे चल करके क्या हो जाता है, टूट गया। इससे टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये नए जीव का निर्माण किया, यानी न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो जो शरीर का जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है, आउटग्रोथ होता है, उसी को हम बोलते हैं बड, और बड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। और बड जब टूट जाए और टूट करके नए जीव का निर्माण करे, तो इस तरह को जनन को हम मुकुलन कहते हैं, यानी बडिंग कहते हैं। तो ये देखा जाता है आपको ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन विधि। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही क्या है, साधारण विधि है। क्योंकि जीव साधारण है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सब में अलैंगिक जनन ही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम कर लें। नोट्स आप नोट करते जाइए, कॉपी पेन ले करके आप लोग बैठिए, ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए फिर से हम अपने पॉइंट पे आ जाएं। देखिए, लैंगिक जनन, वहाँ था अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल में पढ़े थे। अब आ जाइए लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में जैसा कि बता चुके हैं कि इसमें एक नर भाग लेगा और एक मादा भाग लेगी। मादा का मतलब स्त्री, नर का मतलब पुरुष वाला पार्ट्स। नर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और मादा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लीनियन साइन बोलते हैं। जो हम नर को लिखे ऐसे और मादा को लिखे ऐसे, इस साइन का एक्चुअल जो नाम है लीनियन साइन, क्योंकि इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले लीनियस ने बताया था। हम लोग ह्यूमन बीइंग का ले लें यहाँ एग्जाम्पल। तो ह्यूमन के बॉडी में जो क्रोमोजोम्स होता है 46, चाहे नर हो या मादा 46, लेकिन क्रोमोजोम्स जोड़े में होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 2n यानी डिप्लॉयड, यानी जोड़े के रूप में 46 क्रोमोजोम नर में भी होता है और जोड़े के रूप में 46 क्रोमोजोम मादा में भी होता है। जब ये तो बॉडी सेल्स में हो गया, लेकिन जब युग्मक बनता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और सभी में क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो देखिए नर है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये नर युग्मक बनाएगा, तो इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो गई। तो यहाँ 2 लिख रहे थे 2n, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं n। अब n इक्वल टू हो गया 23 क्रोमोजोम्स। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से मादा भी युग्मक बनाएगी अर्धसूत्री विभाजन से, तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगा, लेकिन क्रोमोजोम्स की संख्या उसमें क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ हम एक एक ही दिखाए हैं, आपको समझ करके याद रखना है कि एक कोशिका से कितने 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में, और क्रोमोजोम्स की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब निषेचन के समय जब ये दोनों मिल जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं जाइगोट या युग्मनक भी इसको बोलते हैं, जाइगोट। तो इसका देखिए 23 क्रोमोजोम्स और इसका 23 क्रोमोजोम, टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा 46 क्रोमोजोम, और फिर से ये जोड़े के रूप में फिर से हो जाएगा जैसा कि हमारे शरीर में होता है। आगे चल करके ये विकसित हो जाएगा यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और फिर नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और उस नए जीव में फिर से क्रोमोजोम जोड़े के रूप में हो जाएंगे और क्रोमोजोम्स की संख्या उसके हर एक कोशिकाओं में 46 हो जाएगी। तो देखिए ये अब डिपेंड करेगा कि ये नर होगा कि मादा, वो डिपेंड करेगा इसके सेक्स क्रोमोजोम पे, एक्स एंड वाई पर। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर हम नीचे चलते हैं, पढ़ रहे हैं अभी हम लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या क्या हुआ। लैंगिक जनन में आपका ये देखिए, इस क्रम में संतति में दोनों जनकों की कुछ विशेषताएं मिश्रित हो जाती है। तो जो नया जीव बनेगा उसमें गुण दोनों का यदि अच्छा गुण आ गया तो वो बच्चा काफ़ी डेवलप्ड होगा। यदि दोनों के खराब गुण आ गए, चोर होगा, लफंगा होगा, जेल में जाएगा, तो यानी सब जीन पर ही डिपेंड करता है। क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड भी कोई होता है तो जीन पर ही डिपेंड करता है। तो यानी जीन हमारा जन्म कुंडली है, अनुवांशिक जो फैक्टर्स हैं, जीन है, वो क्या है, हमारा जन्म कुंडली है, वो सारे कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है टाइम टू टाइम। आजकल ये भी हम जीन को स्टडी कर करके पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में उस पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का कौन सा डिजीज होने वाला है। अब हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, इसकी पता लगा लेते हैं। अब लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होगी। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन के पूर्व घटनाएं कौन कौन सा होता है, गेमिट का बनना, युग्मक का बनना, नर युग्मक मादा युग्मक का बनना होता है निषेचन की पूर्व घटनाएं।
और जब निषेचन हो गया तब तो ये प्रोसेस है कि दोनों मिल गया, नर युग्मक और मादा युग्मक। और निषेचन पश्च यानी निषेचन के बाद की घटनाएं क्या है कि युग्मनज यानी जाइगोट बना, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनते हैं नए जीव। तो लैंगिक जनन की ये सब घटनाएं हैं जो कि घटती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बारी बारी से हर एक घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लें। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा आप लोगों को लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं पार्टिकुलर तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9115 times 5 440। ठीक है, अब आ जाइए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन होती है। युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम, युग्मक तो बनेगा, नर बनाएगा नर युग्मक, मादा बनाएगी मादा युग्मक। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक आगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं, यानी युग्मक में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है और जोड़े के रूप में नहीं होते हैं। जंतुओं तथा मनुष्यों में नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। शुक्राणु कहा जाए तो समझिए वो नर युग्मक है, अंड कहा जाए तो समझिएगा कि वो क्या है, आपका मादा युग्मक है। अब देखिए फ्यूकस, फ्यूकस में नर युग्मक को पुमनु कहते हैं यानी एंथेरोजॉइड, और मादा युग्मक को हम अंड कहते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सेक्सुअलिटी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल। पौधों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तब उसे कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है यानी मोनोसियस कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है कि उभय लिंगाश्रयी किसको कहते हैं, मोनोसियस किसको कहते हैं। तो जब किसी भी पौधा में जैसे मक्के के पौधा में, रेड़ी के पौधे में, गुड़हल में, नारियल में, इन सबों में क्या होता है, एक ही पौधा पे नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही पौधा में पाया जाता है, तो वैसे पौधे को हम कहते हैं उभय लिंगाश्रयी, अंग्रेजी में हम कहते हैं मोनोसियस। लेकिन जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं तब उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं, डायोसियस कहा जाता है। जैसे खजूर, इसका नर वाला पौधा अलग, मादा वाला पौधा अलग होगा। सिमिलरली सहतूत, भांग, पपीता, पपीता को तो आप लोग गांव में देखते ही होंगे, सब पपीता फल नहीं देता है, कुछ कुछ में केवल फूल आता है, फल नहीं आता है, तो वो हो जाएगा आपको एक लिंगाश्रयी। और पौधा होता है आपका उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी, जो कि आपने अभी देखा। चलते हैं हम पुष्प की ओर। पुष्प किसी भी पौधे का क्या है, जनन अंग है। तो चलिए इस पे हम अब लोग बात करें पुष्प पे कि पुष्प कितने तरीके के होते हैं। एक मिनट हटा लें इसको। हाँ, पुष्प यानी फ्लावर, ठीक है। ये होता है द्विलिंगी और एक होता है एकलिंगी। द्विलिंगी वाले को बाइसेक्सुअल, एकलिंगी वाले को यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो जिस पुष्प में पुंग केसर, ये है मेल वाला पार्ट यानी स्टामेन, तथा स्त्री केसर यानी पिस्टिल, ये हो जाएगा फीमेल वाला पार्ट, मादा वाला, दोनों विद्यमान होते हैं तो उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी, यानी दोनों लिंग है उसके पास, तो वैसा पुष्प कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प। लेकिन जिस पुष्प में केवल पुंग केसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान होता है तो उस प्रकार के पुष्प को हम एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे बहुत सारा इस तरह का आपको प्लांट मिल जाएगा जिसमें कि केवल या तो मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर हो, नर वाला हो पार्ट या तो मादा वाला हो।
आम के केस में क्या होता है कि आम के पौधों में जो उसका मांझा रहता है उसमें तीनों तरीके का पुष्प होता है, उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो मेल और न्यूट्रल वाले पार्ट्स गिर जाते हैं, इसी वजह से देखने में शुरू में लगता है कि बहुत सारा फल आने वाला है, लेकिन उतना आ नहीं पाता है क्योंकि उसके जो मेल फ्लावर हैं वो गिर जाते हैं। न्यूट्रल जो कि नन मेल है ना फीमेल है, ना नर है ना मादा है, वो भी गिर गया, तो फल लगेगा किसमें? तो केवल मादा वाला में लगता है। तो मादा वाला वो भी आंधी तूफान आया तो उसमें से भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस वजह से एक बड़े से गुच्छे में कुछ ही आम लग पाते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है निषेचन। निषेचन जब दोनों मिल जाए आपस में, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो निषेचन की प्रक्रिया में दो युग्मकों का युग्मन यानी फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी सिनगेमी कहा जाता है। किस किस में निषेचन देखा जाएगा? पुष्पी पौधों में, जंतुओं में, शैवाल में, कवक में तथा मनुष्य में, इन सबों में निषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है। युग्मक संलयन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल मादा नर और मादा युग्मक का मिलना, तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में ही होता रहता है, क्योंकि निषेचन का भी मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना, या हम युग्मक जब एक साथ मिल रहा है, संलयन कर रहा है, तो इस वजह से इसको कहेंगे युग्मक संलयन। कुछ हमारे पास नोट्स पॉइंट हैं, चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इनकी चर्चा कर लें। देखिए कौन कौन सा है। युग्मक संलयन यानी फ्यूजन निषेचन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है क्योंकि नहीं मिलेगा तो फिर बनेगा कैसे? क्रोमोसोम्स की संख्या उसमें फिर मेंटेन नहीं होगी। कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे मधुमक्खी में जो ड्रोन होता है बिना निषेचन का ही वो बन गया होता है। तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिषेक जनन किसको बोलते हैं और किस किस में देखा जाता है? मधुमक्खी में, रोटीफर्स में, टर्की में, छिपकलियाँ में, इन सबों में बिना निषेचन के भी जीव क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। मधुमक्खी में तो तीन तरह के, एक तो रानी मक्खी, एक वर्कर और एक हो गया कौन? ड्रोन। ड्रोन जो होता है वो बिना निषेचन का बना हुआ होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लें। देखिए कुछ पुष्पी पौधे जैसे एंटिनेरिया अल्पाइना में अनिषेचित अंड विकसित होकर के क्या बनाता है? भ्रूण। तो केवल जीव ही नहीं है, एक पुष्पी पौधा भी है जिसका नाम है क्या? एंटिनेरिया अल्पाइना। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। में अनिषेचित अंड विकसित होकर के भ्रूण बनाता है। निषेचन दो तरीके का होता है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। VVI फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निषेचन कितने तरीके के होते हैं। तो निषेचन हो गया कितने तरीके का? दो तरीके का। ठीक है, एक मिनट जरा सा इनको थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ, निषेचन दो तरीके का। बाह्य निषेचन जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, बाह्य का मतलब कि बॉडी के बाहर, और आंतरिक का मतलब हो गया कि इनसाइड द बॉडी। तो देखिए निषेचन एक हो गया बाह्य निषेचन, दूसरा हो गया आंतरिक निषेचन। निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, सिंपल सी बात है। और जब युग्मक संलयन यानी निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किस किस में देखा जाता है? शैवाल में, मछली में, मेढक में, जेलीफिश में, सी स्टार, शिप, इन सबों में देखा जाता है, याद रखना पड़ेगा। और ये सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में, ह्यूमन बीइंग में, सबों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। इसके बारे में जो डिफरेंसेज आएगा उसको ध्यान में रखिएगा। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जल में होता है, क्योंकि जल एक माध्यम होता है
और इन प्राणियों में युग्मक संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में निषेचन एक संयोग है, हुआ तो हुआ, नहीं तो फेल कर जाएगा। लेकिन आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या कम होती है और इसको फेल होने की चांस नहीं होता है। तो इस तरीके से बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के साथ ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये फर्स्ट चैप्टर शुरू से अंत तक ये कंप्लीट हुआ मात्र एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए अभी इसको हम फिनिश करते हैं।